तो कैसा है, सारा सिनेरियो चेंज हो गया। हाँ, सॉरी। चलिए, हैंग डालिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों ऐसा है, इस वाले पार्ट में अपन को बात नहीं बेटा, 6 फैक्टर्स हैं जिनको 5 तो मैं पढ़ा चुका हूँ, बस एक बार सारे एक जगह लिखवाने हैं। और उसके बाद एक बचा हुआ है टेम्परेचर, जिसको आज अपन पढ़ेंगे। आज और कल थोड़ा सा आधा घंटा और बचेगा, जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा खत्म हो जाएगा उसमें, ठीक है, टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। 5 फैक्टर्स कौन कौन से बताता हूँ भाई। एक तो आपका हो गया कंसंट्रेशन, प्रेशर, कैटलिस्ट, सॉलिड का सरफेस एरिया, है ना, लाइट की इंटेंसिटी, ये 4 तो वही हो गए। और एक आपका टेम्परेचर और है, ठीक है। तो मैं लिखता जाता हूँ, आप भी साथ साथ लिखिएगा, थोड़ा बोर्ड पे लिखना पड़ेगा क्योंकि समझाना है कैसे लिखना है। तो पहला फैक्टर तो हो गया नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, इसमें ए पार्ट है फिजिकल स्टेट। बच्चों आप ही बताइए, अगर आपका सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में हो और वही बाद में लिक्विड फॉर्म में लिया जाए और वही गैस में, तो किस केस में उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी? गैस में, क्योंकि मोशन ज़्यादा होता है, मूवमेंट ज़्यादा होता है, जल्दी से रिएक्ट करेगा। तो गैस की रिएक्टिविटी ज़्यादा, उससे कम लिक्विड, सबसे कम सॉलिड। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ रेट, इफ द सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगला देखिए, पार्टिकल साइज। अगर बेटा सॉलिड है तो उसमें जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना सरफेस एरिया, नहीं ज्यादा। देखो सुनो, इसको ऐसे समझो भाई, आपने एक तो कोयले का पूरा टुकड़ा लिया और एक उसी को पाउडर फॉर्म में लिया। तो जब वो पाउडर कर दिया तो आपके अंदर, देखो इसको डस्टर को समझो, डस्टर को कोयला समझो। तो दिस इज कोयला, राइट। अब आप अभी तो सरफेस केवल ये वाली कांटेक्ट में ला पा रहे हो ना। तो जो अंदर की तरफ, जिसको बल्क पार्टिकल कहते हैं, बल्क 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 मतलब बॉडी के अंदर वाला, वो तो कांटेक्ट नहीं कर रहा। पर जब आप इसको पाउडर बनाओगे तो जो अंदर वाले पार्टिकल वो भी तो फैल गए। फिर तो जैसे जैसे आप पाउडर फॉर्म में लाएंगे, अंदर के मॉलिक्यूल भी सरफेस पे आएंगे, तो रिएक्टिविटी बढ़े, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल अब रिएक्शन में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल साइज तब रोल प्ले करता है जब आपका रिएक्टेंट या कैटलिस्ट कैसा हो? सॉलिड हो। इफ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, बोलो बेटा, इज सॉलिड, उस केस में आपका रेट जो होता है, वो पार्टिकल जितना छोटा उतना बढ़िया, कि है कि नहीं? यस, जितना पार्टिकल छोटा रिएक्शन की रेट उतनी ज्यादा, और सरफेस एरिया जितना ज्यादा रेट उतनी ज्यादा। अरे नहीं, ज्यादा। तो सॉलिड का सरफेस एरिया बढ़ने से रेट बढ़ेगी, और पार्टिकल साइज घटने से रेट बढ़ेगी, ठीक है। इसमें तीसरा फैक्टर आता है केमिकल नेचर, तो वो तो पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या बेटा सभी रिएक्शन में सेम ये होता है कि अलग अलग? अलग अलग, क्योंकि रिएक्टेंट्स अलग अलग होते हैं, सही है। तो ये बदलेगा तो रिएक्शन की रेट भी चेंज होगी। लेस ये होता है तो रेट ज्यादा, कल पढ़ाया था बेटा। फिर देखिए, तो बच्चों ये बताइए, सिमिलर कंडीशन में सभी रिएक्शन सेम रेट से चलती है, अलग अलग? अलग अलग, ये तो हमने शुरू में ही पढ़ा था। कुछ रिएक्ट मॉडरेट होती हैं, कुछ फास्ट होती है, कुछ वेरी स्लो होती है। तो एक कंडीशन में सारी रिएक्शन सेम रेट से नहीं चलती, क्योंकि सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। हाँ ये जरूर है कि ये कम होगा तो उस रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी। अगला फैक्टर आ गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाँ बेटा, सभी को मालूम है, रेट लो यही बताता है कि रिएक्शन की रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कैसे करती है। आर इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एन। तो इसका मतलब रेट हर ऑर्डर में कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, एक्सेप्ट
जीरो है फर्स्ट कहाँ से, मेरे वन उंगली करने से थोड़ी होता है। एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर में रिएक्शन की रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड। हाँ वहाँ कोई और फैक्टर था, जैसे कि सॉलिड का सरफेस एरिया था। फिर भूल रहे हो सब, बस मैं, आप समझ नहीं रहे हो। मैं जो पढ़ा चुका हूँ ना चैप्टर में अलग अलग जगह रेट के फैक्टर, उनको बस समराइज करके लिखवा रहा हूँ एक जगह सामने। अगला, अगर रिएक्टेंट गैसियस फेज में हो तो क्या ले सकते हैं? पार्शियल प्रेशर। उसमें भी रेट वैसे ही डिपेंड करती है जैसे कंसंट्रेशन पे करती है। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। अगेन ये भी कौन से ऑर्डर में नहीं लगता? जीरो में। जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन या प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि रेट रहती है कांस्टेंट। वेरी गुड, ऐसे। चौथा फैक्टर आप सब जानते हैं, कैटलिस्ट, पूरा पढ़ा चुका हूँ। जरा रिवाइज कीजिए। कैटलिस्ट रिएक्शन की ईए को कम करता है तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ठीक है। पांचवा फैक्टर है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर रिएक्शन फोटोकेमिकल हो। कुछ याद है? एच न्यू। तो ये बहुत ही बेसिक बेसिक है। इनमें सब में एक ही बच रहा है जिसको अच्छे से पढ़ना है, वो है टेम्परेचर। अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पांच तो हो गए। हम्म। देखिए क्या होता है भाई, जैसे अगर कभी कभी रिएक्टेंट सॉलिड हो, या जिसमें रिएक्टेंट तो चलो गैस हो बट कैटलिस्ट सॉलिड हो, तो वहाँ कैटलिस्ट जो आप ले रहे हैं उसको पाउडर्ड फॉर्म में लोगे तो रिएक्टिविटी ज़्यादा आएगी, क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया ज़्यादा मिलता है। आप ही सोचिए ना भाई, जैसे मैंने कहा था इसको, कि इस एग्जांपल को समझिए आप, कि ये अगर एक कोयले का टुकड़ा है, तो अभी तो इसकी कौन सी सरफेस कांटेक्ट में, ये इतनी इतनी सी, राइट? अंदर वाले पार्टिकल तो बाहर कांटेक्ट आ नहीं रहा उनका। लेकिन अगर इसको पाउडर बनाएंगे तो जो अंदर के पार्टिकल है वो भी तो सरफेस पे ऐसे फैल जाएंगे। तो ज्यादा मोलिक्यूल कहाँ आ गए? सरफेस पे। तो ज्यादा मोलिक्यूल सॉलिड के सरफेस पे आएंगे तो उस पर एड्सॉर्प्शन भी गैस का ज्यादा, तो रिएक्टिविटी फास्ट हो जाएगी। इसलिए बोला। नहीं, वो अलग चीज होती है। पाउडर्ड फॉर्म का मतलब एमोर्फस नहीं होता वो। डिफरेंट वे है कि भाई सॉलिड का दो फॉर्म पाया जाता है, कुछ सॉलिड क्रिस्टलाइन होते हैं, कुछ एमोर्फस होते हैं। जी। इसमें देखिए, एक बार लाइट नहीं है तो ये रिएक्शन स्लो चल रही है, और जब लाइट से कराई तो फास्ट हो गई।
आगे सब लोग 6 पे। करिए करिए, कॉपी करिए। मैं शुरू बेटा। चलिए। तो आखिरी फैक्टर है टेम्परेचर। थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िएगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, क्या होता है, हम थोड़ा सा टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं उससे भी रिलेशन पढ़ते हैं। एक बार मैं आपको पहले वो बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या होता है, अभी काइनेटिक्स चल रहा है, तब तक तो आपको याद रहेगी। फिर जब सारे टॉपिक आप रिवाइज करते जाएंगे तो कंसेप्ट मिक्सअप होते हैं। ऐसे में भूल जाता है बच्चा कि सर ने कहाँ क्या बात बोली और कहाँ क्या बोला हुआ है। ओके बच्चों, पहली बात तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अपन करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ने से एंडोथर्मिक में बढ़ता है, बट एक्सो में कम होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वेर एज चाहे रिएक्शन एंडो हो या एक्सो, रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ता है। ये बात दोनों अलग अलग है, प्लीज ध्यान रखिएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि रिएक्शन एंडो है कि एक्सो। रेट कांस्टेंट की इस बात पे डिपेंड नहीं करती। एक लेक्चर और हो जाने दीजिए, मैं आपको प्रूफ भी करूंगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंडो में बढ़ता है और एक्सो में कम होता है। कल बताऊंगा, ठीक है। पर आज इतना मेरी बात पे बिलीव करिएगा, रिएक्शन एक्सो हो या एंडो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वह रिएक्शन पहले से फास्ट चलती है, ठीक है। अब आता है लॉजिक क्या है, तो सुनो। जब आपने कंटेनर में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को किसी टेम्परेचर पर रखा हुआ है, और अगर बाद में उस सैंपल का टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो उनमें से कई मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब जरा खुद ही सोचिए कि जहां पहले लो टेम्परेचर पर कम मॉलिक्यूल उस बैरियर को क्रॉस कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ाने से उसमें उस सैंपल में थोड़े और मॉलिक्यूल उसको क्या कर पाएंगे, क्रॉस कर पाएंगे। ये वैसा कुछ हो गया, जैसे एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैं इसको। करना है ऐसे कि हाँ, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा हूँ, देखो। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टेट की कट ऑफ लेट से 600 गई, ठीक है। अब क्या हुआ, 600 कट ऑफ है, ऑब्वियसली बात है जिस बच्चे के मार्क्स 600 या उससे अबव है वो एलिजिबल हो गया। अब पता चला कि बाद में क्वेश्चन बोनस हो गया और कट ऑफ अभी वही रखी, 600 ही रखी, सुनना। तो बच्चों जरा सोचो, जैसे ही वो एक क्वेश्चन बोनस हुआ, जिस बच्चे के पहले 595 थे उसको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गए ना। एक तो उसका नेगेटिव हो गया था, 4 उसके, समझते होंगे आप तो कंसेप्ट। तो 5 क्या हो गए, और बढ़ गए। तो जो पहले 595 पे था अब वो कहाँ चला गया, 600 पे। यानी अब वो भी उस बैरियर को क्रॉस कर रहा है। 596 वाला भी करेगा क्योंकि 601 हो गए, 7 दो। अच्छा, इन 595 से 600 की रेंज में एक दो बच्चे की बहुत सारे। हाँ, जब सैंपल अपने 22 लाख का 20 लाख का होता है तभी बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो बेटा एन ए नंबर ऑफ पार्टिकल में तो और ज्यादा होंगे। तो जरा सोचिए कि जैसे आप उस सैंपल के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जो मॉलिक्यूल पहले लोअर एनर्जी साइड थे उनमें से कुछ की एनर्जी हायर साइड चली गई। जैसे उनकी एनर्जी हायर साइड गई, उनका एनर्जी का बैरियर क्रॉस करने की संभावना ज्यादा हो गई। तो ज्यादा मॉलिक्यूल उस थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करेंगे और वही तो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ बेटा, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमान ने एक ग्राफ से इसको समझाया है। और ये ग्राफ आपने 11th में केटीजी के अंदर याद हो तो, मोलिकुलर स्पीड एक्स एक्सिस पर, आरएमएस, मोस्ट प्रोबेबल, अगर रिकॉल हो रहा हो तो। नहीं तो घबराइएगा मत, वही केटीजी वापस इस साल 11th फिजिक्स पढ़ेंगे तो एक ग्राफ आपने पढ़ा होगा, याद कीजिए। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पढ़ते हैं, एवरेज स्पीड पढ़ते हैं, और आरएमएस स्पीड उस ग्राफ से पढ़ाई जाती है, राइट। उसी ग्राफ को सुनिएगा, अगर आप स्पीड के साथ वो ग्राफ प्लॉट करते हैं, अभी बनाऊंगा मैं, चिंता मत कीजिए, अच्छे से और बताऊंगा। पहले समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा कि अगर ग्राफ काइनेटिक स्पीड का है, तो बेटा स्पीड का स्क्वायर इंटू m/2 तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती। तो ग्राफ का पैटर्न तो सेम ही आएगा ना, अरे हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, और उसमें जो v है वही तो स्पीड है। तो जैसा ग्राफ स्पीड का आता है, कैसा आता है लो दिखाई देता हूँ रे यार। ये देखो, कुछ याद कीजिए, पिछले साल वाई एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और एक्स एक्सिस पे मॉलिक्यूलर स्पीड ऐसे ग्राफ बनाया था। इस ग्राफ को आपने ऐसे देखा था, इसमें मैक्सिमम मॉलिक्यूल इस जगह हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। कोई ऐसा बच्चा जो बिल्कुल रिकॉल नहीं कर पा रहा, कोई भी एनीवन, ताकि मैं अलग से मैं समझा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं बेटा। आप मेरे पास अलग से आ जाएगा, मैं पूरा पढ़ा दूंगा ये ग्राफ, मैक्सवेल वाला। केटीजी में भी आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप बोले तो पढ़ा दूंगा, अभी पढ़ा दूंगा। आता है सबको समझ में, श्योर है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इस ग्राफ की सहायता से अपन अब सोचिए, जो ग्राफ मोलिकुलर स्पीड का है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही ग्राफ मैक्सवेल ने कहा किसका आएगा, काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है बेटा, थोड़ा समझिए ताकि मेरे को इजी रहे आपको कहानी समझाना। अब ये मान लीजिए वो बैरियर है, अर्थात
इस पॉइंट के ऊपर एनर्जी कितनी है, ई है। सही बात है। तो अभी इस ग्राफ में इतने मोलिक्यूल है बेटा, ये एरिया जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना, ये वो मोलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है जो एनर्जी कितनी रखते हैं, ई है या उससे ज्यादा, अर्थात ये वो हैं जो इस रिएक्शन की रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। अब आपने जब टेम्परेचर बढ़ाया, जरा सोचिए, इधर मेरी तरफ इधर देखिए यार, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इतना समझते हैं आप। काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, उससे समझ जाइए फिर यार। तो मैं, आप बोलोगे मैं मैथ समझा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर कॉमन सेंस से भी समझाया जा सकता है, इसलिए मैं कम से कम मैथ्स इन्वॉल्व करता हूँ कहानी में। तो अब बताइए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जिन मॉलिक्यूल्स का, सुनो, जिन मॉलिक्यूल्स का पहले एनर्जी यहाँ था, उनमें से एनर्जी उनका बढ़ने से वो आगे शिफ्ट हो गए। अरे मतलब वो मॉलिक्यूल आगे चले गए, जैसे वो 595 वाले बच्चे के मार्क्स अब 600 हो गए ना यार। तो अब उसके मार्क्स 600 बोलेगा ना दुनिया को, तो उसके मार्क्स थोड़े बढ़े। तो इसका मतलब यहाँ से कई सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हायर साइड चले गए एनर्जी वाइज। तो इधर की तरफ मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन कम होता है और इधर की तरफ बढ़ता है। ये ग्राफ को ध्यान से देखो, जो ब्लू वाला है ये पहले इधर से क्या हुआ, नीचे शिफ्ट हुआ, और इधर की तरफ ऊपर गया। कॉमन सेंस लगाओ। अरे भाई, यहाँ लोअर एनर्जी साइड मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन कम हो गया, ये फ्रैक्शन है वाई एक्सिस पे। तो लोअर एनर्जी साइड मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन इसलिए कम हो गया क्योंकि उनमें से कुछ की एनर्जी बढ़ गई है, अब वो लोअर एनर्जी है ही नहीं। और हायर एनर्जी साइड देखो फ्रैक्शन, हाँ फिर ध्यान से देखो, ऐसा नहीं किया, ये नहीं बनाया मैंने, ये पहाड़ियां बना रहा हूँ क्या, अब एक चिड़िया बना दूंगा। लोग 5वीं क्लास की किताब का रंग रंग बनो प्रतियोगिता। फिर ग्राफ को समझिए, इधर से नीचे शिफ्ट हुआ है और इधर से ऊपर शिफ्ट हुआ, बिकॉज जो पहले लोअर काइनेटिक एनर्जी पे मॉलिक्यूल थे उनकी एनर्जी बढ़ी, जो बीच में थे उनकी और बढ़ी। तो इधर की तरफ मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ जाता है और उधर की तरफ कम हो जाता है। अब जरा सोचिए, हायर टेम्परेचर पर अगर ये ब्लू वाला ग्राफ है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट या इससे ज्यादा एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या पहले से, फिर तो वही तो समझा रहा हूँ कि अब एलिजिबल मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं तो रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। अच्छा अब एक बात बताओ, ये ग्राफ मैंने जो आपको समझाया है, इसमें कहाँ मैं बोल रहा हूँ कि ये एंडो का है एक्सो का है, ये तो सबके लिए आता है। इस कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सो, क्योंकि मैक्सवेल बोल्ट्जमान के इस ग्राफ में फर्क ही नहीं पड़ता। इसकी इक्वेशन बता दूं भले अभी आप बोलो तो, उस इक्वेशन में कहीं पे भी डेल्टा एच नहीं आता। अर्थात कोई मतलब नहीं है कि डेल्टा एच पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये सब पे लागू होता है। तो अगर ये सब पे लागू होता है तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से हर रिएक्शन पहले से फास्ट हो जाती है, वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। दैट इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। फुल इंग्लिश शुरू करो लिखना। ये भी फेयर कराऊंगा, डोंट वरी। अभी समझा है, मैक्सवेल वाला वापस पूरा समझाऊं, मतलब आपको नहीं मालूम है ये ग्राफ कैसे बना, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। अभी वापस फेयर करूंगा ना तब पूरा समझाऊंगा, ओके कोई बात नहीं बेटा। चलिए पूरा समझा देंगे फिर से। बहुत अच्छे बच्चे, लिखिए। टेम्परेचर की हेडिंग डाल दी, इसमें लिखिए जो मैं बोलूँ। फॉर एंडोथर्मिक एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक एज वेल एज exothermic reaction upon increasing temperature, upon increasing temperature, comma, kinetic energy of particles increases, kinetic energy of particles increases, लिखा, comma, fraction of active molecules increases, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मोलिक्यूल्स इंक्रीजेस। बेटा एक्टिव मोलिक्यूल का क्या मतलब है, वह मोलिक्यूल जो एनर्जी ई या उससे ज्यादा रखता है, मतलब वो उस बैरियर को क्या कर सकता है, क्रॉस, उनकी बात हो रही है ना, एक्टिव वर्ड है राइट। फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मोलिक्यूल्स इंक्रीजेस एंड देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, एंड देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। सभी लिख लिया यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट लाइन से लिखिए। इन जनरल, in general for chemical reactions, in general for chemical reactions, comma, for every 10 degrees Celsius, for every
10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, फिर से बोल देता हूँ, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस rise in temperature, rate of reaction is nearly doubled. For every 10 degree Celsius rise in temperature, rate of reaction is nearly doubled. ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ बेटा, एनसीईआरटी की लाइन एकदम बोल्ड की हुई कि यह सुनिए, एक्सपेरिमेंट्स द्वारा यह पाया गया उन लोगों को जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादातर रिएक्शंस की स्पीड पहले से दोगुनी दुगनी हो जाती है। ये बात उन्होंने बोली, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट मेरा मैंने थ्योरेटिकली लिखा है ना, इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकल वे में टेम्परेचर कोफिशिएंट से समझाते हैं। किससे? टेम्परेचर कोफिशिएंट से। आइए उसे समझते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, इधर देखो मेरी तरफ। तो बच्चों, इस टेम्परेचर के इफेक्ट में एक टर्म पढ़ रहे हैं अपन जिसका नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। सिंबल इसका यूज होता है म्यू। ओके। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, सुन लो मेरी बात। जो मैंने अभी बोला आपको ना लैंग्वेज में कि 10 डिग्री पे कितना होता है, डबल हो जाता है, क्या रेट, वो मैथमेटिकली बस ही बोलता है। कैसे? इधर देखो। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन का पहले अपन ने के डिटरमाइन किया, के रेट कांस्टेंट है बेटा। वो के मेजर कर लिया इस पे टी केल्विन पे, किसने? टी टेम्परेचर पे, टी कोई भी वैल्यू हो सकती है। और फिर 10 बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस ही बात है अगली बार के कब निकालेंगे बेटा? T+10 पे। अरे बढ़ा दिया मतलब 10 ऐड करो टेम्परेचर में, राइट। तो ये बताइए, यह के इससे बड़ा आएगा आएगा, श्योर है, समझ में आ ही रहा है। चाहे रिएक्शन एंड हो या एक्सो, के तो बढ़ता है। कौन सा के? रेट कांस्टेंट, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं, रेट कांस्टेंट बढ़ता है ना। इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है एंडो है कि एक्सो। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, आप गलत ना समझ लें मेरी बातों को, इसलिए। ओके। तो पहले वाले के से ये वाला के बड़ा आएगा, अर्थात ये रेशियो डेफिनेटली 1 से बड़ा आता है। और ये पाया गया कि यह रेशियो 2 से 3 के बीच में लाई करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड 2 आता है, समझ भी होंगे क्यों। रेट डबल, तो रेट कांस्टेंट भी डबल हो जाएगा। रेट और के एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा। R = K, A⁴ अब क्योंकि हम पढ़ते हो टेम्परेचर का इफेक्ट रहे हैं, तो ए से तो कोई लेना देना है ही नहीं कंसंट्रेशन से, आया समझ में, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन हो गई एक तरह से कि टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये मैं लिख दूंगा, क्या हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन, कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स, आया ना, वेयर टेम्परेचर डिफर्स बाई 10 डिग्री सेल्सियस। बच्चों एक बात बताना, 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो या 10 केल्विन का डिफरेंस, तो सेम आता है। टिप याद रखिएगा, हाँ। तो केल्विन में 10 बढ़ाओ या डिग्री सेल्सियस में, बात एक ही होती है, इसलिए दोनों लिखते हैं हम लोग। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे सुनिए, अब अगला पॉइंट। अगर कभी किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं दिया हो, तो आपको इसको बाई डिफॉल्ट 2 लेना पड़ता है। कितना बेटा? 2। अगर वो 2.3 बोल देता है ना कि भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट 2.3 है, तो आपको लेना है, अदरवाइज आपको लोअर वैल्यू लेनी होती है। ओके। तो इफ म्यू इज नॉट स्पेसिफाइड, देन कंसीडर म्यू एज 2, लोअर वैल्यू, यानी डबल मानना है अपने को। ओके। एक और बात, अगर टेम्परेचर कभी स्पेसिफाइड नहीं हो, तो आपको टेम्परेचर की वैल्यू लेनी होती है 298 केल्विन। कितनी बेटा? 298 केल्विन। ये ऐसा देखा गया, सुनो तो सही, ऐसा देखा गया कि ज्यादातर क्वेश्चंस में म्यू लिखा हुआ नहीं होता है, तो बच्चे को हमें बताना पड़ता है कि आप क्या लोगे वैल्यू, क्योंकि यहाँ तो रेंज है। अब रेंज में तो कोई भी वैल्यू पॉसिबल है ना। तो जब नहीं दिया तो क्या लेना है? 2 लेना है। और टेम्परेचर भी नहीं दिया किसी रिएक्शन का, तो पहला टेम्परेचर क्या लेना है? 298, यानी ये 298 लोगे तो ये 398 हो जाएगा। नो सर, 308 होगा ना, 10 बढ़ाओ, सोया मत करो यार। फिर हाँ, कितना हो जाएगा? 308, 398 कैसे हो जाएगा, 100 बढ़ गया हो तो। चलिए, एक क्वेश्चन देखिए, जेई 2009 में आया था। इधर देखें क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से। फाइंड द इफेक्ट ऑन, बाद में लिख लेना, पहले समझ लो। फाइंड द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज फ्रॉम, आते नहीं रहे, 10 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। पढ़ी क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, रेट पे क्या इम्पैक्ट आएगा यदि एक रिएक्शन पहले कहाँ कराई गई? 10 डिग्री पर, और फिर टेम्परेचर बढ़ा के कहाँ कराई गई? 50 डिग्री सेल्सियस पे। आंसर सोचिए, कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। हाँ सही बात है, 4 बार बढ़ाया ना बेटा। हाँ चलिए, आइए चेक करते हैं बेटा, है ना। देखिए, 10 डिग्री पे मान लेते रेट 8 थी। सभी लोग इधर, ओ ए छोरे, मैं रेपटा मिल दूंगा एक खींच के, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। ध्यान इधर दिया करो, हाँ। गुड। अगली बार नहीं बोलूंगा ऐसे बदतमीजी में, ध्यान रखना, मेरी आदत नहीं है ऐसा बोलना। पहली बार टेम्परेचर कितना था 10 डिग्री पे, रेट कितनी थी? आर। अब 10 बढ़ा दिया, तो बेटा 10 से कितना हो गया? 20, तो 2 आर हो गई। अब 30 पे पता है, 4 आर, 3 आर नहीं बेटा, 4 आर। हर 10 पे डबल,
अभी आपका आंसर 8 आया ना। मेरा कुछ और आएगा, क्या कर सकता हूँ, सॉरी बच्चों, देखना कितना हो गया, 4 आर। फिर 40 पे 8 आर, क्योंकि इसका डबल। और 50 पर 16 आर। समझ गए भाई साहब? तो इसलिए मैं बोला चेक करके बोलना। इसलिए कहता हूँ ध्यान दिया करो बच्चों, हो सकता है, मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे, सब होशियार भी हो, पढ़े लिखे हो, आता भी सब पहले से आपको। कुछ छोटी छोटी बातें मेरे से सीख लो, है ना बेटा। गुड। कितना बड़ा बेटा? पहले कितनी थी, आर, अब कितनी है, 16 आर। अब जरा सोचो, सुनो सही। ये तो आज है कि 40 तक बढ़ा है, 40 बढ़ा है ना, 10 से 50 यानी 40 डिग्री बढ़ा है। कल को मान लो 100 डिग्री बढ़ा दे, तो आप 10 बार ऐसा करोगे ना। तो उसकी व्यवस्था है, नहीं करेंगे, वही तो शॉर्टकट है। पीछे ध्यान का है। मैं नहीं कहूंगा, नेक्स्ट टाइम क्लास से बाहर निकाल दूंगा बच्चों। मेरे इस मासूम से चेहरे के पीछे ना आप ना जाएं। मैं देखो, हंसी मजाक सब अच्छा है, मेरे को केवल आपको पढ़ाना आता है। आप ध्यान नहीं दोगे, मैं क्लास के बाहर निकाल दूं, ताकि मेरे को बार बार क्लास डिस्टर्ब ना करनी पड़े, है ना बेटा। वेरी गुड, ध्यान दीजिए सामने। मैं कोई फालतू बात थोड़ी बोल रहा हूँ आपसे, क्या कहा, 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है जेई में। आपको चाहिए, मैं पेपर उठा के दे दूंगा। फिर चलिए। तो ना हो बेटा, ऐसा है, जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो एक तो ये है कि हम आर का डबल, डबल का फोर, फोर का एट, एट का 16, बट इन सबसे टाइम वेस्ट होता है, हमारा टाइम पेपर में बहुत कम है। तो ऐसे में इसको जल्दी करने का शॉर्टकट है, देखिए, वो ये है, R2/R1 या K2/K1। क्योंकि टेम्परेचर का जो इम्पेक्ट आर पे आता है उसी प्रोपोर्शनिटी में के पे आता है, बोलो हाँ हाँ। और फॉर्मूला ये है, म्यू की पावर ΔT/10। अगर आपने ध्यान दिया तो जीपी बन रही थी 2, 1, 2, 4, 8, 16, तो जीपी में ऐसा फॉर्मूला बन जाता है। ओके, मैथ्स से बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें मत जाइए। फॉर्मूला समझिए क्या लिखा, म्यू की पावर ΔT/10। इससे इसको करते हैं, ये शॉर्टकट याद रखिएगा, काम आएगा बहुत। हाँ जी, क्वेश्चन करें। तो देयर फोर, इससे करते हैं, R2, बोलो बेटा, R1। म्यू नहीं दिया हो तो क्या लेना है, 2। मैं गीत गाया था चिल्ला चिल्ला के, बोलो ना, इसलिए बोला। कितना लेना है, 2। अब शुरू करो। डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है, 40। डिफरेंस तो 40 ही हुआ ना, हाँ। डिवाइड बाई 10, 2 की पावर 4 विच इज 16। तो बेटा R2/R1 आ गया 16, दैट मीन्स सेकेंड रेट इज 16 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रेट। गलत की सही। चलिए एक और कर लीजिए बेटा, बहुत बढ़िया, इतने अच्छे बच्चे, लीजिए। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ K35 डिग्री सेल्सियस अपॉन K20 डिग्री सेल्सियस। करिए, इसको रफ में कीजिए पहले आप लोग, फिर लिखना। ये K क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट है। करिए। करिए सभी लोग करिए। करके देखिए, शाबाश। 2√2, ये रेशो 2√2 आ रहा है, देखें। आइए, K35 अपॉन, बोलो बेटा, K20, है ना। चलिए आइए, इधर आइए, सामने देखिए बेटा। म्यू कितना लेना है, नहीं दो तो 2। पावर बोलिए ΔT, ΔT हो गया 35 माइनस। अच्छा बेटा, जब टेम्परेचर डिफरेंस निकाल रहा हूँ तो केल्विन में लें कि उसमें चलने दें, उसमें ही। एब्सोल्यूट वैल्यू हो तो केल्विन, एब्सोल्यूट वैल्यू तो केल्विन। डिफरेंस में कुछ भी चलता है, क्योंकि डिफरेंस दोनों केस में सेम आता है, बोलो हाँ। ΔT/10, तो बेटा ये आ गया, 35 में से 20 गया 15, 15/10 यानी 2 की पावर 3 विच इज ऑल्सो नोन एज 2√2। छापी, मैं डेफिनेशन लिख दी। फिर बात मानो। बेटा यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है।
ऑनलाइन वाले बच्चों को डाउट है? ओके। आपके बैच में शायद मेरी अब क्लास आएगी सीधी 26 जनवरी के बाद ना। हाँ, तो उसमें आता है तो शायद होपफुली सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा अभी, आरएनएस इक्वेशन पढ़ानी है उस पर काफी सारा। बेटा कल वो पी बता दिया, स्टेरिक फैक्टर वगैरह? पी एक फैक्टर पढ़ाया होगा। ओके। पढ़ा दिया ना? ठीक है। कोई पूछ रहा। अब आपको अगर एनसीईआरटी पढ़नी हो तो कभी भी पढ़ सकते हैं, आप पूरा पढ़ा दिया टॉपिक मैंने, ऑलमोस्ट सारी चीजें कॉपी में है। हाँ बेटा, पहला कॉलम। ठीक है जी। पहला तो हो गया ना। हम्म, तो वो जो मैं ग्राफ आपको कह रहा था, अब मैं आपको वापस पूरा समझा देता हूँ। बच्चों देखिए, ऐसा है। मैक्सवेल और बोल्ट्जमान साइंटिस्ट ने डाटा की सहायता से
वैसे सच बताऊं तो एक इक्वेशन बनाई, सुनना। उन्होंने एक इक्वेशन डेवलप करी, जिस इक्वेशन के बेसिस पर ये ग्राफ बनता है, ठीक है। पर उतना मैं आपको नहीं ले जाना चाहता हूँ इक्वेशन वगैरह में, मैं आपको सिंपली समझाता हूँ, मेरी तरफ देखिए। बच्चों, इस कहानी को समझने के लिए पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं ना। जैसे एंथ्यूज की अपन बात करें अपने यहाँ, तो एंथ्यूज में मोटा मोटा करते करते भी 30 एक हजार बच्चे पढ़ते हैं, है ना भाई। 25 30 बैच बनते हैं, हर बैच में होने वाले 700 800 बच्चे। चलिए लेट से ये नंबर 20 हजार ही मान लेते हैं, कोई इशू नहीं, ओके। अब 20 हजार बच्चे एंथ्यूज में हैं। कभी ना कभी सिलेबस सेम होता है और कॉमन टेस्ट होता है, याद है लास्ट ईयर भी होंगे आपके सभी नर्चर वालों के। तो जब कॉमन टेस्ट होगा तो समझना मेरी बात को, लोवेस्ट मार्क्स 0 मान लेते हैं लेट से, किसी के नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई और नेगेटिव में मार्क्स नहीं आए किसी के, मानने में क्या जा रहा है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं। और हाईएस्ट है 720, ओके। तो बच्चों सोचिए, हमारे पास बच्चों के मार्क्स जो आने की संभावना है वो है 0 से 720 के बीच में। मतलब ये है वो मार्क्स जो बच्चों को मिलेंगे, और बच्चे हैं 20 हजार। तो आप ही सोचना आराम से, सच में आपको आएगा समझ में, क्या उस कॉमन टेस्ट में, उस सैंपल 20 हजार बच्चों के में कई बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिनके सेम ही मार्क्स आएंगे? क्योंकि मार्क्स तो 0 से 720 ही रेंज है, 0 से ओनली 720, और बच्चे कितने, 20,000। तो कई बच्चों के उस पेपर में सेम मार्क्स आएंगे। वो शायद एक ही बैच में भी होंगे, कई बैचेस में होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बेटा? आप सोचिए, ये बात 20 हजार बच्चों में कॉमन हो गई कि 20 हजार में ही कई बच्चों के मार्क्स सेम है। तो 20 हजार की जगह जरा इस सैंपल को Na से रिप्लेस कीजिए, क्योंकि गैस सैंपल में कम से कम पार्टिकल ही Na 2 Na होते हैं। Na मतलब 10 की पावर 23। तो 23 पावर 10 की है। इतने बड़े नंबर ऑफ पार्टिकल के सैंपल में क्या किसी टेम्परेचर पर सैंपल के कई पार्टिकल सेम स्पीड पे नहीं होंगे? हाँ, इसीलिए उन्होंने पार्टिकल के साथ, उनके नंबर के साथ ना लेकर किसके साथ रेशियो लिया, फ्रैक्शन के साथ, क्योंकि उनको पता है कई बहुत बड़े बड़े हिस्से ऐसे हैं जिनके सभी की स्पीड, हाँ, आया। ऐसा किया। दूसरी बात, जरा सोचिए, जब आपके सैंपल को आपने किसी टेम्परेचर 300 केल्विन पे लेट से रखा है, पार्टिकल लगातार चल रहे हैं, लगातार एक दूसरे टक्कर हो रही है, तो आप ही सोच के देखो, क्या कोई पार्टिकल बहुत लो स्पीड पे चल रहा होगा क्या? नहीं। कैसे चलेगा भाई? जैसे देखो, चला अपनी टक्कर से, उसने अपनी एनर्जी का मतलब उधर ट्रांसफर किया, एनर्जी कंजर्व्ड है, थोड़ी देर वो स्लो हो गया होगा, लेकिन अगले इंस्टेंट से फिर टक्कर लग के फास्ट हो जाएगा। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये निकलता है बेटा, कि इस सैंपल में मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने ये प्रिडिक्ट किया कि बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी स्पीड कम होगी, और बहुत कम ऐसे होंगे जिनकी स्पीड हाई होगी। ज्यादातर की स्पीड एक रेंज में चलेगी, क्योंकि लगातार वो एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा दिखता है। ये क्या कहना चाह रहा है ग्राफ, समझो, ये ग्राफ ये कहना चाह रहा है कि लोअर मोलिकुलर स्पीड साइड भी बच्चों फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल कम है। अरे फ्रैक्शन ये है, ये कम दिख रहा है ना, देखो। और हायर मोलिकुलर स्पीड भी साइड भी फ्रैक्शन कम है, ज्यादातर मोलिक्यूल इस रेंज में लाई कर रहे हैं। और उसमें भी सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सी पॉइंट पर है, मैक्सिमा पे। देखो ना, मैक्सिमा मतलब वाई एक्सिस की सबसे बड़ी वैल्यू। वाई एक्सिस क्या है, फ्रैक्शन, यानी मोलिक्यूल्स का फ्रैक्शन सबसे हाई कहाँ है, इस पॉइंट पर। तो यानी इस सैंपल में ये वो स्पीड है जो ज्यादातर मोलिक्यूल के पास है, और ऐसी स्पीड को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अरे इसको ऐसे समझो यार, कि जैसे मैंने कहा, 0 से 100 मार्क्स का केमिस्ट्री का टेस्ट लिया, पता चला 20 हजार बच्चों में से कई बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 73 आ रहे हैं, यानी 73 सबसे कॉमन नंबर है, 73 सबसे कॉमन है, तो क्या बोला जाएगा उसको, मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स। अरे भाई, वो मार्क्स जिसके आने की संभावना सबसे, बस तो वो मार्क्स की जगह स्पीड कर लो, उसको बोल दोगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये लीजिए आगे, इस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के आगे की तरफ आती है एवरेज, थोड़ी आगे आती है आरएमएस, ये सब आप केटीजी में पढ़ेंगे। ओके, समझ में आ गया इतना तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बच्चों ये बताओ कि अगर यह सैंपल जिस टेम्परेचर पर है, उसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो क्या पार्टिकल्स की स्पीड पहले से बढ़ जाएगी? तो जरा सोच के देखिए, इधर की साइड तो मोलिक्यूल्स का फ्रैक्शन कम हो जाएगा, और इधर की साइड मोलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ेगा। कुछ आया समझ में? एक और बात ध्यान रखिएगा, एरिया इस ग्राफ का कांस्टेंट रहता है, इसका एरिया 1 आता है। कैसे आएगा 1, देखो आप, ऊपर नंबर क्या है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल में ऊपर कौन से पार्टिकल है, वो जिनकी स्पीड, जिनकी एनर्जी ई है, स्पीड वो कुछ मान लेंगे, ठीक है। और नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, एरिया ग्राफ का निकलता है इंटीग्रेशन से, तो जब आप इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो एनी 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 जो लिखा हुआ है वो इंटीग्रेट होकर एनटी बन जाएगा। मैं समझाता हूँ, कोई बात नहीं, ऐसे मैं समझाता हूँ, मेरे पास है तरीका। मैंने कहा जैसे 100 बच्चे थे, 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके एक एक पर्टिकुलर मार्क्स हैं, 10 ऐसे हैं जिनके कुछ एक मार्क्स हैं, 15 ऐसे हैं जिनके, तो ऐसे छोटे छोटे फ्रैक्शन जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, ऊपर भी 100 100 आ जाएंगे पार्टिकल, नीचे भी 100। या सिंपली समझ लो आप, तो फ्रैक्शंस का सम क्या होता है,
वन, बस वाई एक्सिस क्या है? फ्रैक्शन, और फ्रैक्शंस का सम करके क्या बनेगा? वन, और सम मतलब एरिया निकल के पूरा। ऐसे ही समझ जाओ, फ्रैक्शंस का सम इक्वल्स टू वन, तो यानी एरिया वन रहता है। अब जरा दिमाग लगाओ, सुनो। जब एरिया कांस्टेंट है, वन है, और आप ग्राफ को एक्स एक्सिस पे बढ़ा रहे हो, देखो ये बढ़ा ना इधर, तो इधर ग्राफ बढ़ा मतलब उसकी हाइट कम हो गई। ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं बेटा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कई बार कि बच्चों बताइए, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो पीक है वो वही है कि थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया? हाँ, यानी लोअर टेम्परेचर पर मैक्सिमम मोलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ा है, अरे यहाँ, और हायर पर थोड़ा कम है। पीक तो हो गया नीचे, और एरिया मतलब सॉरी ग्राफ हो गया ब्रॉड, और एरिया रहा कांस्टेंट। और ये आप समझ सकते हो, अगर एक्स बड़ा हो रहा है तो वाई को थोड़ा कम होना पड़ेगा ताकि एरिया फिर से कांस्टेंट आ जाए। ऐसे सोचिए, ठीक है? ये मेरे काम का नहीं है, ये केटीजी में आपके काम आएगा। मेरे में कोई नहीं पूछेगा आपसे। एक और बात, क्या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आगे नहीं शिफ्ट हो गई? सही बात है। जैसे उसको ऐसे समझो, 73 मार्क्स आए थे, अब वही बोनस दे दिए 2-2 मार्क्स, तो अब आपको लगता है कॉमन मार्क्स 73 रहेंगे कि थोड़े आगे चले जाएंगे? हाँ, तो सेम वैसा ही है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पे मिलने वाले मोलिक्यूल्स का फ्रैक्शन घट घट जाता है। नहीं आ रहा? आ गया, ठीक है। अब ये बताइए, अगर इसमें काइनेटिक एनर्जी चल रही है और ये पॉइंट ये है ये, तो बताइए अभी इस ग्राफ में जो ब्लैक वाले पेन से मैंने बनाया है, जो कि टी टेम्परेचर पर है, और ब्लू वाला है T+10 केल्विन पर, यानी 10 डिग्री बढ़ाने पे है, तो जरा बताना कि बेटा ब्लैक वाले में वो एरिया, जिन मोलिक्यूल्स को ये जो बता रहा है, ये उन मोलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बता रहा है जिनकी एनर्जी ई ए या उससे ज्यादा है। देखो वाई क्या है? फ्रैक्शन। ये क्या है? ई ए। अर्थात इसको कैसे पढ़ेंगे कि दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी E और ग्रेटर देन E। दैट्स इट। अब आपने जब टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया, तो ये वाला एरिया आप देख सकते हैं सभी के पहले से काफी ज्यादा। अब ब्लू वाला जो मैं बना रहा हूँ ये एरिया देखो, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसमें वो ब्लैक वाला तो आ ही रहा है और एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसका मतलब उन मॉलिक्यूल्स जिनका एनर्जी E या उससे ज्यादा, उनका फ्रैक्शन बढ़ गया तो रेट बढ़ जाएगी। आगे एनसीईआरटी में लिखा कि जब कैलकुलेशन करी, जो कि कर सकते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ता है, तो ये पता चला कि ये जो ब्लू वाला एरिया है ना, लगभग लगभग इस काले वाले का डबल आता है। इसीलिए वो गीत गाया कि रिएक्शन जस्ट डबल हो जाती है स्पीड वाइज। ये समझ आ रही बात? ये सारी चीज समझा दी आपको, नोट कीजिए। इसमें सुनिए एक चीज, अगर ये पॉइंट सुनिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ब्लैक वाला ना, ब्लैक, ये बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है, तो ये एरिया ए बी सी डी पता कौन है? टी टेम्परेचर पर E⁻−EA/RT। कल का याद करो, कल क्या कहा था? E⁻−EA/RT उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जिनकी एनर्जी ये है उससे ज्यादा। और अगर मैं ये एरिया लूं, ए, ई, ई, एफ और डी, तो एरिया AEFD E⁻−EA/R T+10 हो जाएगा। सर ये क्या बोल रहे हो? कल की कॉपी में कोलिजन थ्योरी में एक चीज लिखाई थी, ये किसे बताता है? हाँ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर इनसे मतलब ये है ये चीज, ये एरिया बता रहे हैं इस चीज। ठीक है, ज्यादा हो गया, लिख लो अब। मुख्य बातें सुन लें। पहली बात, एरिया वन, इसका वन रहता है, इस ग्राफ का कांस्टेंट रहता है, ऐसे बोल सकते हैं। ग्राफ का टेम्परेचर बढ़ाने पे ग्राफ ब्रॉड होता है, ब्रॉड खुलता है। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी आगे, या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आगे जाती है, लेकिन उस स्पीड पे मिलने वाले मोलिक्यूल्स का फ्रैक्शन कम हो जाता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। अच्छे से बनाइएगा प्लीज, ध्यान से बनाइएगा। इधर से नीचे आया है, इधर से ऊपर गया है, और मैक्सिमा थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हुआ है।
लिखा बेटा? शुरू करें आगे? लास्ट पार्ट आ गया, आर्यनियस इक्वेशन। हाँ बस अब आप इसको लिख लीजिए उसी के साथ। हाँ चैप्टर खत्म हो गया आज। और आधा घंटा बहुत है। सॉल्यूशन नहीं, क्वेश्चन नहीं कराऊं? अरे भाई आर्यनियस इक्वेशन इक्वेशन है, मैथ्स है उसमें, उसके न्यूमेरिकल भी तो बनते हैं बेटा। वो कौन कराएगा? तो फिर थ्योरी से थोड़ी काम चलता है, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आज कोशिश करेंगे, मैं आपको वो दे दूंगा, सारे 10-12 हैं घर पे। इसमें क्या हो गया, कल क्लास नहीं है ना, परसों फिर 26 जनवरी भी है। तो आप करोगे क्या फिर? अच्छा या तो ऐसे कर लो, आपका होमवर्क ये रख लेते हैं कि भाई इससे इससे पहले पहले आरएनएस इक्वेशन के न्यूमेरिकल से पहले पहले जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो या तो। हाँ बहुत कर लोगे आप। ठीक, मैं भी यही हूँ, पेपर भी आ ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए कर लीजिए। नहीं मैं क्यों पूछूंगा बेटा, पेपर है ना, बार बार क्या पूछना। आप अच्छे बच्चे हो, कर ही रहे हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और वैसे भी आप नहीं करोगे तो बेटा करियर मेरा संकट में थोड़ी है ना। संकट मतलब मेरे को टेंशन थोड़ी है, आपकी इच्छा है, आपका करियर बनाना है आपको। फिर चलिए शुरू। ओके, आधा घंटा हो रहा है। लेट अस स्टार्ट आरएनएस इक्वेशन, और खत्म भी कर लेते हैं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, जम जाओ, जमो फटाफट जमो। हाँ जी, ग्राफ सभी का डन, ये वाली थ्योरी कंप्लीट। ओके, तो मैं फिर कर रहा हूँ। ठीक है। बहुत ही आसान सी इक्वेशन है। जहाँ जहाँ मैं आपको क्लियरली बोलूँ ना कि इससे क्वेश्चन बनता है, समझ जाइएगा, वो आएगा फिर आपको पेपर में भी, मॉड्यूल में भी है क्वेश्चन। ओके, इधर इधर। गुड। चलिए बच्चों, हेडिंग डालिए आरएनएस इक्वेशन, और अब स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ इधर। तो आरएनएस ने रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है के, उसका टेम्परेचर के साथ जो डिपेंडेंस है उसको इस इक्वेशन से समझा है। के इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी। अगर आप देखें तो अब आपको अजीब सा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि कल कुछ ऐसा ही आर के साथ था। यहाँ आर था, ये जेड ए भी था, और ए की पावर माइनस ई वाई है। इसलिए बोला, बहुत फेमिलियर लगेगा आपको। बस अंतर है कि ये वो कल आर वाली थी, ये के वाली है। उस पे न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, इस पे आते हैं। बोलो हाँ। ठीक है, तो के इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब काफी चीजें सेम सेम लगेंगी, देखते जाना। के तो आप सब जानते हैं, रेट कांस्टेंट होता है। वेरी गुड, आगे चलते हैं। ये जो बेटा ए है ना, सुनो, ये ए कल वाली कहानी से अगर रिजेंबल कराएं, यानी मैच कराएं, तो जो वहाँ कोलिजन फ्रीक्वेंसी थी, वो यहाँ नाम क्या है, ए है। इतना सा अंतर है, बाकी बताता दोनों सेम चीज है। वो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन को बताता था, ये भी टोटल नंबर ऑफ कोलिजन की फ्रीक्वेंसी को बताता है। इसका नाम भी है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अंडरस्टूड हुआ क्यों? जो कल जेड ए बी काम कर रहा था ना इस जगह, आज वहां पे क्या लिख दिया, ए लिख दिया, इतना सा है। तो ए का पहला नाम तो है आरएनएस फैक्टर, आरएनएस ने दिया है इसलिए। ठीक है। दूसरा इसका नाम है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या नाम है बेटा? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। कैसे? एक्सपोनेंशियल टर्म के पहले है, तो दूसरा नाम भी समझ में आ गया होगा। और तीसरा नाम है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्यों? क्योंकि कल जो जेड ए बी काम कर रहा था, वो आज कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो वहां उसने क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी, तो इसका नाम फ्रीक्वेंसी फैक्टर हो गया। आया सामने? ठीक है, पहला काम ए का पूरा हो गया। अगला, ई ए सभी को पता है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। अब सुनो, अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल में होगी, तो उसके हिसाब से आर किस में आ जाएगा फिर, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अरे यूनिट तो चेक करो ना यार। और अगर ये कैलोरी पर मोल में हुआ, तो फिर वो भाई साहब 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन में आ जाएगा। बोलो हाँ। और टेम्परेचर आपका केल्विन में लेना है। डिफरेंस है कि एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, और एब्सोल्यूट वैल्यू किस में ली जाती है, केल्विन में। बोल चुका हूँ पहले भी, सुना सबने। आगे चलते हैं। जो ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी है ना बेटा, ये उन मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन को बताता है जिनकी एनर्जी ई ए या उससे ज्यादा है। तीसरी बार आ चुका है अब। ठीक है, इधर देखते जाइए। ए इज कांस्टेंट
फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ए की वैल्यू चेंज नहीं होती, किसकी? ए की, यानी आरएनएस फैक्टर की वैल्यू एक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहती है। अगला पॉइंट सुनिए, ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, इसका नाम है बोल्ट्जमान फैक्टर। क्या कहते हैं इसको? बोल्ट्जमान फैक्टर। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई ए। तीसरी बार बता रहा हूँ बेटा ये बात। अब मुझे आप बताओ, आगे सुनो, रुक रुक जाओ 2 मिनट, लिख लेना, 5 मिनट में पूरा कर दूंगा बोर्ड। अगर ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन होता है यूनिटलेस। फ्रैक्शन मतलब ऊपर और नीचे सेम यूनिट, कट गई ना यार। फिर इसका मतलब ये टर्म कैसी है? यूनिटलेस है। तो ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी टर्म इज यूनिटलेस। यहाँ से आपकी मॉड्यूल का एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर आपसे सुनो, अगर ये बेटा, ये देख लो बेटा, अगर ये यूनिटलेस है तो इसका मतलब ए की यूनिट के से डिसाइड होगी। तो अगर के फर्स्ट ऑर्डर का, तो ए हो जाएगा टाइम इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर का के। जीरो ऑर्डर का तो मोलरिटी पर टाइम, सेकेंड ऑर्डर तो मोलरिटी इनवर्स पर टाइम इनवर्स। कुछ याद है? ऐसे तो ये क्वेश्चन है कि अगर ये पार्ट यूनिटलेस है, कौन सा? बोल्ट्जमान फैक्टर, तो ए की यूनिट कौन डिसाइड करेगा? के। तो ये अगला पॉइंट हो गया, के एंड ए हैव सेम यूनिट्स, याद रह जाएगा। वेरी गुड। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के आरएनएस फैक्टर की यूनिट क्या होगी? आंसर है जो फर्स्ट ऑर्डर के की यूनिट होगी। सिंपल याद करो, फिर आपको अपने आप कंसेप्ट बन जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब सुनिए, के की वैल्यू टेम्परेचर के बढ़ने घटने से कैसे बदलती है, इसको समझाता हूँ। देखो, वैसे तो मैं उससे समझा सकता हूँ, बट प्रॉब्लम है उससे आपको समझ में नहीं आएगा। प्रॉब्लम ये मैथ ज्यादा है, ठीक है? तो मेरे पास सिंपल तरीका है आपको समझाने के लिए। आइए इधर देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन है के ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, सुन रहे हैं हम? इसका दोनों साइड हम लॉग लेंगे, ताकि जो ई ए बाई आर टी है आगे आ जाए पावर। ये समझ में आता है कि जब भी पावर को आगे लाना होता है हमेशा क्या लिया जाता है? लॉग। अब मुद्दा ये है कि यहाँ ई चल रहा है, तो ई को हटाने के लिए एल एन लेंगे। बोलो हाँ, बिल्कुल ऐसे सीखा करो। तो बताओ, एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन किस में खुलता है? एडिशन में। मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, एल एन प्लस लगा दे बीच में, ध्यान का। एक एक को पकड़े, प्ले ग्रुप के बच्चे थोड़ी यार आप लोग। फिर एल एन ए यहाँ लिखा, मल्टीप्लीकेशन किस में चला गया? प्लस में। फिर आगे एल एन ई की पावर माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी। ठीक है बेटा, समझा दिया पूरा। अब ये पावर आगे, तो ये बन गया एल एन के एल एन ए प्लस माइनस ई ए बाई आर टी एल एन ई ई। बेटा, जब भी बेस और वैल्यू लॉग में सेम होना तो वन बनता है, इसीलिए लॉग 10 वन होता है, क्योंकि वहां बेस भी 10 वैल्यू भी 10, तो वन हो जाता है। तो ये बताओ ये क्या बनेगा? वन। तो आपकी इक्वेशन आ गई, एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये बहुत काम की इक्वेशन है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन इससे एग्जाम में आए हुए हैं और भविष्य में भी आएंगे। इससे आप समझ सकते हैं इजीली कि टेम्परेचर के बढ़ने से के कैसे बढ़ेगा। सामने देखते रहिएगा, ये रहा आपका टेम्परेचर। जब आपने इसको बढ़ाया तो ये पूरी वैल्यू कम हो गई, क्योंकि डिनोमिनेटर है ना, इतना आता है कि देखो ये बढ़ाया तो वैल्यू छोटी हो गई। अच्छा, एक रिएक्शन का ए क्या रहता है? कांस्टेंट। तो यानी ये एक तरह से एक फिक्स वैल्यू है। तो ऐसे समझो जैसे ये 20 है, ओके, पहले 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो रिजल्ट था 15। अब क्या हुआ? जो ये 5 है इसकी जगह 3 हो गया। ये बढ़ाने से ये वैल्यू छोटी नहीं होगी, तो 5 छोटा होके 3 ही तो बोल सकता हूँ। और ये अभी भी कितना है? 20। तो 20 में से अब 3 माइनस हो रहा है, 17। तो बताओ कि बढ़ गया। छोटे बच्चों को कैसे बढ़ाते बेटा, आपके तो वैसे समझा दो, आ रहा होगा समझ में। जब हमने इसे बढ़ाया तो ये पूरा पार्ट छोटा हो गया, यानी इस कांस्टेंट में से जो सब्ट्रैक्ट हो रही वैल्यू है वो छोटी हो गई है, तो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बताओ, टेम्परेचर बढ़ने से के बढ़ेगा, तो अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर के ऑल्सो इंक्रीजेस। अच्छा, यहीं से सुनो, यहीं से एक और आ रहा है, एक और कंसेप्ट आ रहा है समझ में। क्या? कि कैटलिस्ट के टाइम पे अपन टेम्परेचर तो नहीं चेंज करते थे, कैटलिस्ट कैटलिस्ट, बट ये कम हो जाता था। तो बेटा सोचो ना यार, कि जो इसके बढ़ने का इफेक्ट है वही इसके कम होने का है। डिनोमिनेटर बढ़ाओ या न्यूमरेटर छोटा करो, बात सेम ही होती है, वैल्यू तो छोटी होती है। नहीं आया? फिर तो यहाँ से वो भी प्रूव हो गया कि ये कम हो गया था कैटलिस्ट के डालने से। टेम्परेचर सेम था, ये कम हो गया, तो के वहां भी बढ़ गया।
दो फैक्टर हैं जो के को भी बदलते हैं और आर को भी बदलते हैं, और चार हैं जो केवल आर को बदलते हैं। मैंने पहले ही बोली ये बात, ताकि कंफ्यूजन ना हो। कंसंट्रेशन, प्रेशर, सरफेस एरिया और इंटेंसिटी, ये केवल आर को बदलते हैं। कैटलिस्ट और टेम्परेचर आर को भी बदलता है और के को भी बदलता है, तो इसलिए दोनों सिखाए मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों बताओ, टेम्परेचर का भी आ गया समझ में और कैटलिस्ट का भी आ गया। अंडरस्टूड है? आगे चलते हैं, सुनिए आगे और सुनिए। यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट ले जाएं, यानी बहुत बढ़ा दें इधर, यदि टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा यानी इनफाइनाइट हो गया, तो वैल्यू पूरी जीरो। ये आपके एक्सरसाइज का शायद 93 94 ऐसा क्वेश्चन नंबर है, इधर की तरफ लेफ्ट वाले पेज का दो कॉलम बनते हैं ना से बीच में, तो इधर टॉप क्वेश्चन है। क्या है बता रहा हूँ। वो पूछेगा आपसे कि जब टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाए तो के कितना होता है। समझा रहा हूँ कैसे के की वैल्यू निकलेगी, देखो इधर आओ। ये कितना हो गया? इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू जीरो। ये जीरो मतलब कि अब यही बचा बस, तो के आ जाएगा ए के बराबर। अरे एल एन के एल एन ए, एल एन के एल एन ए को अप्रोच करेगा, तो के किसको अप्रोच करेगा? ए को। तो ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर इनफाइनाइट होने पर के इनफाइनाइट नहीं होता है महाराज, के ए बन जाता है, आरएनएस फैक्टर के बराबर वैल्यू देता है। अंडरस्टूड है? हाँ, तो अब आपको कभी कोई क्वेश्चन पूछे 25 डिग्री पर के इतना था, बताओ इनफाइनाइट पे कितना है, तो उस के को मत देखो, उसी में वो ए भी देगा। क्या? ए, वो आंसर है इनफाइनाइट पर के की वैल्यू का। कौन कौन? ए। वेरी गुड, समझाए कैसे? आगे सबको समझ में? चलिए ग्राफ देखते हैं। ये तो आएंगे बेटा, आ जाओ इधर आ जाओ। ग्राफ है वाई एक्सिस पर एल एन के, ठीक है सर। एक्स एक्सिस पे 1/t। क्या कहा था? हमारे फिजिकल में नीट लायक क्वेश्चन में ग्राफ ले दे के स्ट्रेट लाइन बनता है, और आज भी बनेगा। आइए शुरू करते हैं। वाई एक्सिस कौन है? एल एन के। ढूंढिए, अपनी इस इक्वेशन में दिख रहा है? हाँ, तो लाओ एल एन के, एल एन ए माइनस ई ए बाई आर, 1/t साइड में लिख दूं। देखो, उसको लिखने का रीजन ये है कि ऐसा दिख जाता है बच्चे को। हाँ, वेरी गुड, अब तक तो आ गया होगा, चैप्टर के शुरू से कर रहा हूँ ऐसा कार्यक्रम। ये वाई, ये एक्स के साथ एम, बचा हुआ सी। वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो सी कौन है? वो तो मुझ कांस्टेंट है, वैल्यू क्या है? एल एन ए। तो ग्राफ किस साइड से शुरू होगा? एल एन ए से। नेगेटिव स्लोप है, हाँ, नेगेटिव ई ए बाई आर, तो नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन। और अब आप बताओ क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? जैसे फर्स्ट ऑर्डर में पूछे थे, बताओ क्या कहा था। ऐसे इस कहानी का यहाँ का स्लोप दे देगा, क्या देगा? स्लोप है -3। बताओ ई ए कितना है? 3 आर। धीरे हो जाता है यार बेटा। स्लोप है -3, तो ये किसके बराबर, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर कर दी? -3, माइनस माइनस काट दो, ये कितना आ गया? 3 आर। सिंपल तो पूछता हूँ यार आपसे, आगे समझ में? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जेई में आया है क्वेश्चन, समझ में आ गया? अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, अगर ये मास्टर ने एलन का बनाया तो आगे लॉग का बनाएगा ही। ये सब मैंने फर्स्ट ऑर्डर में भी किया हुआ था। एलन 80 बनाया, फिर लॉग 80 बनाया, फिर यार, तो कभी तो पैटर्न को फॉलो करने की सोचोगे। हाँ यार, बातें तो वही ले दे के घुमा फिरा के, चीजों के नाम बदल रहे हैं, बाकी तो मैथ्स तो उतनी ही है कि हर बार ये एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं ले दे के सर। छापिए। गुड। यस सर। कोई डाउट बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों? ठीक है जी, बताता हूँ बेटा। 90 मॉड्यूल देना बेटा। बेटा 90 में कह रहा है, कंसंट्रेशन को चेंज किया तो के चेंज होगा क्या? आंसर है नहीं होगा। के कंसंट्रेशन से थोड़ी चेंज होता है। आंसर आगे समझे बेटा? 90 एक्सरसाइज 1 का। वो जो क्वेश्चन में बोल रहा था वो था 87। अभी जो बोल रहा था इनफाइनाइट पे टेम्परेचर चला गया। आपके समझ में आ गया बेटा डाउट? जी। अच्छा, कोई और क्वेश्चन है? हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, भेज देना मेरे को। अच्छा, आपके में 90 है वो, हाँ ठीक है। ओके ओके, मुझे लगा कोई और डाउट है आप। पर्टिकुलर थैंक यू, वेरी गुड बच्चे, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। और कोई गलती तो नहीं हो रही कहीं? ठीक है।
लिखो बेटा। क्लियर आप दोनों ने? तो काइनेटिक्स अब आपके ऑलमोस्ट हो गया है। आपके पास एक पूरा वीक है। मैं अपने जो भी सब्जेक्ट में आपके आ रहा है सिलेबस, ढंग से पढ़िए। अरे इतना सुंदर कैसे लिख लेते हो? इतना अच्छा मत लिखो बेटा। पागल हो गया, पढ़ ही नहीं पाओगे। अभी से डॉक्टर जैसा एहसास करा रहे हो मुझे। कोई बात नहीं। कभी कभी आप बहुत बेमन से लिखते हो, पढ़ते भी बेमन से हो। आगे शरीर और आत्मा तो कब की मैस में पहुंच चुकी होती है। आत्मा तो खा भी चुकी होती है कि मैं तो जा रही हूँ सोने। शरीर आता रहेगा बाद में है। फिर ऐसे ही मत बैठा करो रे बेटा। हिम्मत रखो, समय निकल जाएगा। अच्छा है या बुरा जो भी है ना। शाबाश। थोड़े मैं समझ सकता हूँ, फोर्थ क्लास थोड़ी एनर्जी डाउन हो ही जाती है बच्चों, आप काफी टाइम से बैठे हो। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट बेटा आसान किसके लिए है? अच्छा। क्या कहा मैंने? आसान कुछ भी नहीं है, कि कोई भी चीज नहीं है। तो टफ तो है ही बेटा। मेहनत करनी। मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। आगे बढ़ाते हैं कहानी। पहला कॉलम कर दें? चल, बहुत बढ़िया। वही है। ठीक। आज 12 चल रहे। सेकंड कॉलम। मुझे बिल्कुल जल्दी नहीं है, मेरे को खाना मिलेगा। मैं बता देता हूँ, मेरी व्यवस्था है। आप देख लें। हमें कितने बजे? बारह। चलो। बातें नहीं। सामने। हाँ जी। लास्ट। बोर्ड भरेगा। कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। हाँ। एक बार और आइए सामने देखिए। तो बच्चों, अरे यार ढब तो जाओ रे। हमने एलन का समझ लिया।
अब हम जानते हैं उसी को लॉग में ला सकते हैं। सामने देखिए बेटा, चूंकि एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पे बेटा बेस ई है, बहुत बार बता चुका हूँ बेस 10 कैसे बनेगा, 2.303। देखते जाएं, 2.303 लॉग के, अब बेस 10 हो चुका है, ओके, इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब क्या हो गया, बेस 10। ठीक है, यहाँ पे बेस क्या हो चुका है, 10। वेरी गुड। अब सुनिए, हमने इस पूरे को क्या किया, 2.303 से डिवाइड किया, ताकि हमें यहाँ पे ओनली लॉग के दिखना चाहिए, इसलिए किया, ओके। तो पूरे को करिए डिवाइड, तो यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया लॉग के, बार बार बेस नहीं लिखूंगा, अंडरस्टूड हो चुका है, तो ये हटा देता हूँ, लिखना बहुत पड़ता है फिर। लॉग के कट, ये कट गया था, इधर भी कट जाएगा लॉग ए, पर डिवाइड तो सब जगह किया ना बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये भी काम की है, और मेरे हिसाब से आप समझदार हैं कि अगर आपको ये आती है तो इससे इसको लाना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर वही ग्राफ बनेगा, आइए फिर से। हाँ नहीं, वो सेम नहीं है बेटा, चेंज हो जाता है। इंटरसेप्ट अब लॉग ए बनेगा, फिर उसका सॉल्यूशन 10 की पावर जाके बनता है, ऐसे चेंजेस आते हैं भाई, वरना क्यों बनाऊंगा मैं बार बार, आप पे छोड़ दूंगा नहीं तो। हाँ, शुरू करें। वाई कहाँ है, ये रहा, ये सी हो गया, प्लस एम, और ये 1/t दिख रहा है सबको, इस बार अलग नहीं दिखाऊं, चल जाएगा, तो ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन फिर से। इंटरसेप्ट बोले, इंटरसेप्ट लॉग ए, है ना बेटा, तो ठीक है, देखो अंतर आया बेटा, वहां एल एन ए था, यहाँ लॉग ए है, समझ लें। उसकी अगर मैं हाइट 3 दूना 3, 3, तो 3 को किसके इक्वेट करेंगे आप, एल एन ए के, तो ए ई की पावर 3 बनेगा, एंटी लॉग। समझा देता हूँ, देखो मैंने बोला इस हाइट की वैल्यू 3 दे दी मैंने, तो आप उसको एल एन ए के बराबर लिखोगे, तो एल एन ए 3 लिखा, एंटी लॉग लीजिए तो ए हो गया, और ई की पावर 3 बनेगा, अंतर समझिए। इधर आइए, लेकिन इस बार मैंने बोला ये हाइट 3 है, तो आप ये सोचिए ये लॉग ए 3 हो गए, तो ए बनेगा 10 की पावर 3। ये और वो अलग अलग चीज नहीं है क्या, है। ये इतना बस आपको मैं चाहता हूँ सही समझो आप चीजों को, अंतर आया कि नहीं आया, ऐसे अंतर आता है तो समझ गए, एक तो ये, और स्लोप भी अलग है। पिछली बार स्लोप था माइनस ई ए बाई आर, इस बार है माइनस ई ए बाई 2.303 आर। वेरी गुड, तो स्लोप इज माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। ये भी खत्म। अब सुनिए लास्ट, हमें अगर एक रिएक्शन का ई ए निकालना हो, तो हम दो रेट कांस्टेंट की सहायता से उसको निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ई ए फॉर ए रिएक्शन, बोर्ड में इसका बहुत क्वेश्चन आता है, पॉपुलर है ये, सामने देख लीजिए कैसे करेंगे। मैंने क्या कहा, अरे देख लो रे प्रिंटरों, एक ही रिएक्शन का दो बार के दो टेम्परेचर पे पता होना, उससे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी निकाली जा सकती है। आइए देखिए कैसे। हमने क्या किया, पहले एक रिएक्शन को T1 टेम्परेचर पे कराया, ओके, किस टेम्परेचर पे, T1 पे, ठीक है, और उस समय उसका रेट कांस्टेंट क्या हो गया, K1। तो ऑब्वियस ही बात है, T1 पर रेट कांस्टेंट K1, फॉर्मूला लगाइए, एल एन के वन इज इक्वल्स टू एल एन ए। क्या कहा था, ए चेंज नहीं होता, ए और ई ये दोनों टेम्परेचर से नहीं बदलते हैं, ई ये बदलता है कैटलिस्ट से, टेम्परेचर से चेंज नहीं होता। तो एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर, और टी कौन सा, 1, तो ये हो गई एक इक्वेशन रेडी। अब एक ही इसी रिएक्शन को फिर से पुनः कब कराया, T2 टेम्परेचर पर, तो T2 पर के चेंज हो गया होगा, पक्की बात है, K1 बोलूंगा K2 बोलूंगा, K2, शाबाश, ऐसे समझो चीजों को, एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर T2। अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस। सर क्यों, बता रहा हूँ, देखो लॉग में है ना, तो माइनस करा जाता है ताकि रेशियो बन जाए K1 और K2 का, ओके। अभी देखना है, इससे मिलती जुलती इक्वेशन 11th में इक्विलिब्रियम में वन टॉप पढ़ी आपने, आने वाली देखना आएगी। हाँ जी, चालू करते हैं। एल एन के टू माइनस K1 क्या बन जाएगा, K2/K1। मैं स्टेप खा रहा हूँ, फिर ये पता चला घर पे जाके दिक्कत आ रही हो, समझ लो भैया, Ln K2 में से Ln K1 माइनस किया, लिख के दिखाऊं कि समझ में आ गया, फिर वो बन गया डिवाइड, ओके, आ जाओ इधर आ जाओ, Ln से Ln सब्ट्रैक्ट हो चुका। अब सुनो, ये माइनस में रहेगी क्योंकि सेकंड -1 है, लेकिन माइनस उसका ये वाला, और ये वाला माइनस प्लस, तो ये बाई आर आ गया कॉमन, दोनों में है। हाँ, T1 पहले आएगा प्लस वाला, अपॉन 1/, करके दिखाऊं पूरी, आ गई, आ गई। अब बताओ, अगर आपको दो के पता हो, दो टेम्परेचर पता हो, तो क्या निकल रहा है, ये ऐसे, याद करिए लास्ट ईयर थी।
एल एन के टू बाई के वन डेल्टा एच बाई आर था, वेंट ऑफ। ये आर नहीं है। आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आ रहा तो देखते जाओ। अब सुनो, एल एन को लिख दो 2.303 लॉग, इन सबको लिख के घर जाना है, पढ़ना थोड़ी है इनको। ये तो नोट्स बनाने के लिए आए हैं, अपने बड़े भैया को किसी को बेचना है इनको जाके बाद में। कोई बात, लॉग, लॉग में कन्वर्ट कर दिया। इधर आ जाओ, ई ए बाई आर, 1 अपॉन -1 अपॉन T2। अब वो 2.3 इधर ले आओ। हम्म, बहुत बढ़िया। इधर लाइए, तो ये बन गया लॉग K2/K1 इज इक्वल्स टू EA/2.303 R, 1/T1 - 1/T2। ये हो गया आपका पार्ट, ये वाला भी कंप्लीट। ठीक है। न्यूमेरिकल, अब क्योंकि मेरे को लग रहा है आज तो है नहीं, पर मैं कराऊंगा कम से कम 10 से 11 क्वेश्चंस आपको आरएनएस के, और इसके पार्ट में जो बचा बचा है ना उसके कराऊंगा क्लासों में। रुक जाओ, थैंक यू भाई को कराना ही है। आप कहोगे तो भी कराने, नहीं मैं तो कराऊंगा ही, वो तो बात मेरी है। अब आगे सुनो, लास्ट पार्ट। ये एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था कि आरएनएस इक्वेशन की डिफरेंशियल फॉर्म बताओ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आरएनएस इक्वेशन। आइए बता देता हूँ, सिंपल है बहुत। उसके लिए इसको यूज करते हैं, एल एन ए, बेटा देख लें, -EA/RT। मेरे को आता है, कसम से भरोसा कीजिए, मेरी तरफ देखिए एक बार, मैं आपको सिखाना ही आया हूँ। हाँ, मैंने कहा इसका करेंगे। सुनो, के किसका फंक्शन है? टेम्परेचर। हाँ, इनके तो, इनसे तो कहाँ बदल रहा है, ए बदला क्या, ये बदला क्या, आर तो कांस्टेंट ही होता है। किसका फंक्शन है? टेम्परेचर। तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? हाँ, फिर तो dy/dt ऑफ ln के, इधर देख लो बेटा। हाँ, dy/dt ऑफ ln A, और ये तो कांस्टेंट है ना, -EA/R तो बाहर ले लिया, और dy/dt ऑफ 1/T। बोलो हाँ। अब ये तो जब तक फंक्शन नहीं पता होगा ये ऐसे ही रहेगा, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ना है, क्योंकि ऐसे ही था एग्जाम में भी। ये जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। कोई सुन रहा है? वाह, -EA/R बाहर रहने दो। अब सुनो, 1/x का डिफरेंशिएशन, ln इंटीग्रेशन होता है। अरे लॉग नहीं होता, अरे दादाओं, इंटीग्रेशन होता है वो। 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। आओ पढ़ाता हूँ, पहले वो पढ़ाऊंगा, इधर देखो। अगली बार क्या, 1/x है, ऊपर ले जाओ x⁻−1, n(x)n−1 लगाओ, -1 x -1 -1 तो -1 x⁻, इसे लिखेंगे -1/x²। अब बोलो -1/T², x T² है यार, माइनस से माइनस प्लस, तो dy/dt ऑफ ln के इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस EA/RT²। ये है आपकी डिफरेंशियल फॉर्म। छापो। हाँ बेटा बताओ, डिफरेंशियल समझो। देखिए पहले तो x को ऊपर लाइए बेटा, धीरे धीरे करेंगे, वो देखो मेरे को लगा आ गया सबको, इसलिए मैंने जल्दी कर दिया, कोई बात नहीं बेटा। x⁻−1, फॉर्मूला होता है n(x)n−1 डिफरेंशिएशन का। बेटा n कौन है? पावर, x⁻n का ये होता है, तो बताइए पावर कौन है? -1, तो n मतलब -1, x -1 - 1, ये बन गया -2, नीचे आके स्क्वायर हो जाए। ठीक, आप चाहें तो उसको रफ में लिख लीजिएगा। मान जाओ बेटा, पता नहीं।
हाँ, मॉड्यूल आप खुद से चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो घबराइएगा मत, क्लास में बंद करेंगे। अब मेरी तो कल नहीं आ रही शायद आपके बैच में तो, है ना? हाँ। बैग वगैरह बंद मत कीजिए, मैं अगर खड़ा हूँ इसमें लोग अभी कुछ बच रहा होगा शायद, इसलिए एक ग्राफ बच रहा है लास्ट। हाँ, बना रहा हूँ ना, मैं तो वेट ही तो कर रहा हूँ आपके लिखने में। हाँ, लास्ट में तो आप बहुत अच्छा तेज लिख लेते हो। ये तो दिक्कत तो शुरू में है क्लास की। हाँ हाँ, बाकी तो बात, क्लास खत्म करनी हो तो सबसे बढ़िया इंटेंसिटी उसी टाइम है आपकी पढ़ने की। सबसे 15 मिनट में सबसे अच्छा ध्यान से पढ़ते हो आप लास्ट के। घर जाना होता है तब। हार्डली कोई बच्चा यहाँ होगा, सब वहां पहुंच चुके हैं। वो साथ साथ ही लिख रहे थे वो। चलिए। देखिए, लास्ट ग्राफ है, ये ग्राफ है के और टेम्परेचर का। ठीक है, डायरेक्ट आया हुआ है। 2011 आईआईटी के अंदर डायरेक्ट ग्राफ आया था। बता देता हूँ कैसे बनता है। आप बोलोगे तो मैथमेटिक्स भी समझा दूंगा। वह थोड़ी तो बतानी, ऐसे मत करो यार। ऐसा आता है ये ग्राफ, ऐसा थोड़ा कर्वेचर और आएगा। ऐसे देखिए। हाँ, इस तरीके से, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा। 0 केल्विन के आसपास रिएक्शन तो बिल्कुल ही स्लो होगी। टेम्परेचर 0 के आसपास है, राइट। शुरुआत में टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ी, फिर बाद में जब आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो वो ए को अप्रोच कर जाएगी। तो इसलिए ये ऐसा कर्व बनता है। अब चाहें तो बता देता हूँ कैसे हुआ है। ये इक्वेशन है, के इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अर्थात जो एक्स एक्सिस है वो ये रहा। तो बेसिकली ये ग्राफ है ई की पावर -1/x का। तो ये ऐसे ही बनता है, ऐसा आता है, ये ऐसे जाता है। लेकिन क्या है इसमें चक्कर, ये कि ये थोड़ा इधर से स्टार्ट इसलिए हो गया क्योंकि हमारे पास ये भी तो है, ये भी है, आर भी है, तो ये सब मिलके इस फंक्शन को यहाँ से शुरू करवाते हैं ऐसा। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ है इससे। अब यहाँ खत्म तो हो गया, लेकिन सुनिए कुछ क्वेश्चन जब अपन कल करेंगे तो एक दो छोटी छोटी अच्छी बातें और हैं जो नोट की फॉर्म में लिख लेंगे। ऑलमोस्ट वाइंड अप हो गया, चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। क्वेश्चन नहीं हुए वो बाकी। चलिए बच्चों, आप अगर चाहें तो घर पे कर लें, नहीं मॉड्यूल कर लेंगे, पूरा कर सकते हैं। मॉड्यूल पूरा कर सकते हैं आप, जो नहीं होगा घबराइएगा मत, मैं समझा दूंगा। बाय बच्चों। हाँ, डिस्कशन बेटा पहले मैं कराऊंगा ना थोड़ा सा, फिर मतलब कोलिजन थ्योरी का कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आरएनएस का अगले में कर लेंगे, ओके। टेंशन ना। बाय बच्चों, कर लिया सारा कंप्लीट। चलिए, गुड नाइट, राधे राधे।